हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है फितूर इश्क का भाग 17। अथिराज रूह को अभी तक आया न देखकर उसे कॉल लगा दिया। उधर रूह इस वक्त अथिराज के ऑफिस से कुछ दूरी पर खड़ी थी। रास्ते पर उसकी नज़र सामने थी और आंखों में गुस्सा नफरत था, क्योंकि उसके सामने उसका रास्ता रोक कर इस वक्त खड़ा था विशेष रॉय। उसे देखकर रूह ऑटो से उतरकर उसके सामने आई, क्योंकि विशेष ने अपनी गाड़ी उसके रास्ते के बीच लाकर खड़ी कर दी थी। रूह उसे नफरत से घूरती हुई बोली, अपनी गाड़ी हटाओ रास्ते से, देर हो रही है मुझे। ये सुनकर विशेष मुस्कुराते हुए रूह की ओर आता हुआ बोला, हटा दूंगा, मेरी बात पहले सुनो तो तुम। रूह उसे घूरती हुई बोली, मुझे न तुमसे बात करनी है न तुम्हारी बात सुननी है, तो गेट आउट ऑफ माय वे मिस्टर विशेष राय। उसकी तंज भरी बात सुनकर विशेष दांत पीस के कठोर आवाज में बोला, तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो मेरे साथ? मैं तो तुम्हारे साथ इतने अच्छे से पेश आ रहा हूँ, फिर भी ये सवाल पूछने से पहले खुद ही सोचो। देखा मैंने तुम्हारी शराफत का चोला, जिस तरह से तुमने और एलिना ने मिलकर अथिराज की कंपनी को नुकसान करने का प्लान बनाया था। देखा मैंने सब, और मैं हैरान हूँ कैसे उस दिन तुम्हारी बात पर यकीन कर ली थी। अफसोस तुम कामयाब नहीं हो पाए अपने प्लान में। नाउ गेट आउट ऑफ माय वे। इतना बोलकर वो विशेष को नफरत भरी नज़र से देख विशेष को उस पर गुस्सा आया। उसे लगा कि रूह जब पहली बार उसे मिली थी तब उस दिन कितने अच्छे से बात कर रही थी, और अब जब वो अथिराज के साथ काम करने लगी है उसके व्यवहार में भी अथिराज जैसा गुस्सा घमंड आ गया था। विशेष को लगा ये मेरी इंसल्ट कर रही, जिस वजह से उसे और गुस्सा आया। जाती हुई रूह के हाथ को पकड़ने के लिए वो उसके पीछे हुआ। रूह मेरी बात तो सुनो, बोलता हुआ वो रूह की कलाई को पकड़कर अपनी ओर किया। उसकी ये हरकत रूह को नागवार गुजरा। वो झटके से अपना हाथ छुड़ा के विशेष को थप्पड़ रसीद दी, गुस्से से घूरती हुई, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? आइंदा से मेरे करीब आए तो। विशेष थप्पड़ लगने से गुस्से में फड़फड़ाते हुए रूह की बात को बीच में काट कर उसकी कलाई को ज़बरदस्ती मरोड़ता हुआ बोला, तो क्या क्या कर लोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? इतना बोलकर वो रूह को अपने साथ ले जाने लगा। अंदर पड़ा रूह का फ़ोन बज रहा था, जिधर अथिराज का ही कॉल आ रहा था। ऑटो वाला फ़ोन उठाते हुए कांपती आवाज़ में बोला, जी। उधर से आदमी की आवाज़ सुनकर अथिराज जब सारी बात सुना तो वो तेजी से दौड़ते हुए भागा बाहर की ओर। इधर विशेष जबरदस्ती रूह को अपने साथ अपने कार की ओर ले जाने लगा। ये देखकर ऑटो वाला उनकी ओर बढ़ता हुआ उसे रोकने लगा। साहब रुक जाइए, इस तरह मैडम के साथ बदतमीजी ना करिए, बोलता हुआ वो विशेष को रोकने का प्रयास करने लगा। रूह विशेष के हाथ पर मारती हुई उसे खुद को छुड़ाने के लिए कहती हुई लगातार चिल्लाती खसमसाती हुई उसका साथ घसीटती हुई जा रही थी। विशेष ऑटो वाले को अपने पैर से धक्का देकर गिरा दिया और रूह की ओर दांत पीसकर बोला, चलो अब तो लगता है तुम्हें बताना ही होगा कि विशेष रॉय पर हाथ उठाने वालों का क्या अंजाम होता है। इतना बोलकर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोला और रूह को उसके धक्का देने के हाथ आगे किया। इस सब में कुछ दूरी पर ब्लैक कार में बैठी एलिना ये दृश्य देखकर खुद से मुस्कुराती हुई सिगार का कश लेती हुई बोल पड़ी, ओ विशेष, मैंने नहीं सोचा था तुम इतने बेवकूफ़ होगे। चलो अब जो हो गया, तुझे तो बस अधिराज के दिल का हाल जानना है। अगर वो इधर आ जाता है तो समझ जाऊंगी कि ये लड़की उसकी कमज़ोरी बनती जा रही है, जो मेरे लिए अच्छा पॉइंट होगा।
अधिराज को बर्बाद करने के लिए, और इसके लिए अगर तुम्हें थोड़ी बहुत मार खानी भी पड़ जाए तो आई डोंट केयर। वही उससे कुछ दूरी पर अपनी कार के अंदर बैठी एलिना विशेष को देखकर कुटिल मुस्कान मुस्कुराती हुई शिकार के कस भरे जा रही थी। विशेष रूह को कार में धक्का देने के लिए हाथ आगे किया ही था कि एक जोरदार लात उसकी कलाई पर पड़ी। रूह अपना बैलेंस खोती हुई कार के दरवाजे से टकरा गई और विशेष कार से 2 कदम की दूरी पर लड़खड़ाता हुआ पीछे। इस अचानक वार से रूह भीगी पलकों से फौरन अपनी कलाई को सहलाती हुई पीछे की ओर पलटी कि तभी उसके कानों में गुस्से भरी तेज आवाज आई, तेरी इतनी मजाल कि तूने अधिराज की रूह को छूने की कोशिश करी। वो अधिराज था जो ऑटो वाले की बात सुनकर फौरन भागा अपनी ऑफिस से और फुल स्पीड से कार को भगा के कुछ ही पलों में इधर आ पहुंचा और आकर सीधे उसने विशेष की कलाई, जिधर से उसने रूह को कस के पकड़ा हुआ था, उस पर वार किया। रूह अधिराज को देखकर अपना रोना रोक न सकी और तेजी से भागकर उसके सीने से लिपट गई। अधिराज की आंखें जो विशेष को देखकर अंगारी बरसा रही थी, वो रूह के टच और उसकी आंखों से निकल रही आंसू देखकर थोड़ा नरम हुआ। रूह के सिर के पीछे हाथ रखकर वो विशेष को घूरता हुआ बोला, मैं आ गया हूँ, तुम रो नहीं रूह, इसे तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर वो फिर से आगे बढ़ा। विशेष भी गुस्से में बौखला के अधिराज की ओर बढ़ा और दोनों के बीच सड़क पर फाइट शुरू हो चुकी थी। दूर गाड़ी में बैठी एलिना शिकार को अपनी मुट्ठी में कुचलती हुई उन तीनों को घूरती हुई वहां से चली गई। आज एक और वो बहुत खुश थी। अधिराज की कमजोरी रूह है, ये उसने जान लिया था। अब बस कैसे भी करके रूह के जरिए वो अधिराज को बर्बाद करना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर उसे गुस्सा भी आ रहा था कि क्यों क्यों आखिर आखिर क्यों अधिराज उसे छोड़कर इस आम लड़की रूह को पसंद किया अपने लिए। उसके लिए वो अपनी इमेज, अपने स्टेटस की परवाह किए बिना बीच रास्ते पर लड़ रहा था। ये सोचकर एलिना दिल ही दिल में कुढ़ गई और वहां से चली गई। इधर रूह रोती हुई आंखों से अधिराज के उस गुस्से वाले अवतार को देख रही थी। अधिराज इस वक्त किसी जंगली जानवर की माफिक विशेष को धो रहा था। विशेष के शरीर से कई जगह से खून निकलने लगा था, लेकिन अधिराज था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। गुस्से से तमतमाते हुए एक ही बात बोले जा रहा था, हिम्मत कैसे करी तूने उसके साथ जबरदस्ती करने की, उसे छूने की। आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से में बुरी तरह हाँफ रहा था, फिर भी विशेष को छोड़ने के मूड में नहीं था। उसके इस बेहिसाब गुस्से को देखकर रूह अंदर से सहम गई। उसे डर लगने लगा कहीं अधिराज अपने गुस्से में उस विशेष को मार ही न डाले। अगर ऐसा हुआ तो अधिराज को बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही रूह नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से किसी की भी मौत हो। वो डरती हुई अधिराज के नज़दीक गई और बोली, अधिराज। विशेष के हाथ को मरोड़ता हुआ, हट जाओ रूह, आज तो मैं इसका किस्सा ख़त्म करके ही रहूँगा। बोलकर वो फिर से विशेष के हाथ को मरोड़ डाला। दर्द से विशेष की चीख निकल गई। ये देखकर रूह अधिराज के पास जाकर बोली, छोड़ दो उसे अधिराज, प्लीज। लेकिन अधिराज उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर रूह ने डरते हुए अपने फ़ोन को देखा जो ऑटो में था और उसे जल्दी से हाथ में लेके कॉल लगा दिया। जल्दी जल्दी आओ इधर, अधिराज बहुत गुस्से में है, कहीं वो उसे मार न दे। बोलकर वो कॉल कट कर दी और फिर से अधिराज को आवाज़ देती हुई उसके पीछे जाकर उसके बाह को पकड़कर बोली, अधिराज उठो, उसे पुलिस देख लेगी, तुम प्लीज शांत हो जाओ। अधिराज प्लीज उठो। अधिराज उसके ऊपर आज फिर से पुराना गुस्सा सवार हो चुका था। गुस्से से
रूह के हाथों को जोर से झटक दिया, जिससे रूह हड़बड़ा गई और अपना बैलेंस नहीं रख पाई और पीछे की ओर जा गिरी। और गिरते ही उसके मुंह से एक चीख निकल गई। आह! उसकी चीख से अधिराज, जो गुस्से से उस वक्त होश खो बैठा था, वो सहसा रुक गया। उसके हाथ बीच में रुक गए और वो डरते हुए पीछे की ओर पलटा। अपनी रूह को जमीन पर गिरा हुआ देखकर उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ, जो विशेष को धक्का देकर पीछे धकेला है। तुरंत उठ के रूह की ओर दौड़ा। रूह, माफ़ कर दो मुझे, आई एम सॉरी, बोलता हुआ वो चेहरे पर चिंता लेकर भाव के साथ रूह के करीब आया। रूह, जो अधिराज के धक्का देने से शॉक थी, उसकी आंखों से टप टप करता हुआ आंसू गिर गया। वो अधिराज के इस बर्ताव से थोड़ी आघात में थी। वो अधिराज को अपनी ओर आता देखकर अपने कदम पीछे की ओर धकेलती हुई खुद को सिकोड़ने लगी अपने आप में। ये देखकर अधिराज के पैर बीच में ही जम गए। ये देख अधिराज के दिल में दर्द की टीस उठी। खुद पर गुस्सा होते हुए वो आंखें मीच लिया। 2 पल और लंबी सांस लेके आंख खोला। रूह हैरानी से उसे सहमी से देखे जा रही थी। अधिराज अपनी आंखें खोलकर रूह की ओर हाथ बढ़ाता हुआ बोला, माफ़ कर दो मेरी अभी की हरकत को। आगे से मैं अपने गुस्से को काबू में रखूंगा। इस बार माफ़ करो रूह, प्लीज। उसकी आंखों में ये कहते वक्त सच्ची शिद्दत और गिल्ट दिखाई दे रही थी। रूह 2 पल के लिए अधिराज को देखती रही। उसके सामने बैठा इंसान कितना ज़्यादा गुस्से वाला है, ये आज उसने देख लिया था। लेकिन दूसरी ओर उसका गुस्सा भी जायज़ ही था ना। रूह इन सब बातों को सोचती हुई अधिराज को देखी जा रही थी। उसके दिलो दिमाग में इस वक्त अधिराज को लेके शोर मचा हुआ था। रूह को कुछ जवाब देता ना देख अधिराज एक नज़र पीछे किया, जिधर अब विशेष अपने फ्रैक्चर हुए पैर के साथ लड़खड़ाता हुआ वंश के साथ जा रहा था। साथ ही अधिराज की कंपनी के गार्ड्स भी आ चुके थे। रूह ने वंश को कॉल करके बुलाया और वंश अपने साथ कंपनी के गार्ड्स को भी ले आया था। विशेष को गिरफ्त में देखकर अधिराज रूह की ओर पलटा और इस बार नरम सॉफ्ट आवाज़ में बोला, प्लीज़ माफ़ कर दो। इस आखिरी बार इतना बोलकर वो अपने कान पकड़ लिया। उसके बाद इस हरकत से रूह के फेस पर स्माइल ला दी। वो छोटी मुस्कान के साथ बोल पड़ी, कर दिया माफ़, अब आप हाथ हटा लो, सब देख रहे हैं। ये सुनकर अधिराज चैन की सांस लेता हुआ बोला, ठीक है तो फिर चलो मेरे साथ। इतना बोलकर वो उठा और रूह की ओर हाथ आगे कर दिया। रूह मुस्कुरा के अपने हाथ को उसके हाथ में देने जा रही थी कि उसी पल अधिराज बिना किसी वार्निंग के उसे अपनी गोद में उठा लिया। रूह ये देखकर शर्म से लाल पीती होती हुई घबराहट से सभी ओर देखती हुई, आधी आधी ये क्या कर रहे हो, उतारो मुझे नीचे, सब देख रहे हैं हमें। अधिराज चलता हुआ ये सुन के अपनी जुनूनी आवाज़ में रूह को देखता हुआ बोला, अब वक्त आ चुका है, सबको पता चलना चाहिए कि तुम अधिराज सिंघानिया की गर्लफ्रेंड हो, ताकि कोई तुम्हें आंख उठा के देखने की ज़रूरत ना करे। ये सुनते ही रूह के पेट में जैसे हजारों तितलियां उड़ने लगी। वो शर्म से अधिराज के सीने में अपना फेस छिपा के बोली, लेकिन मुझे शर्म आ रही है, प्लीज़ नीचे उतारो। अधिराज गाड़ी के दरवाजे को खोल रूह को अपनी गोद में लिए ही पीछे की सीट पर बैठते हुए बोला, नहीं, आज अब तुम इसी तरह कंपनी में एंटर करोगी। उधर भी सबको मालूम होना चाहिए कि मिसेस सिंघानिया हो अब तुम। अधिराज के मुंह से मिसेस सिंघानिया सुनकर रूह फट से अधिराज की ओर देखी। अधिराज मुस्कुरा के सर हिला दिया और अगले ही पल रूह अधिराज के गले में बाह डालकर
उसे गले लग गई। दोनों सीट पर एक दूसरे के बेहद पास थे। दोनों की बॉडी एक दूसरे से चिपकी हुई थी, जिससे कि दोनों की बॉडी में एक तीव्र आवेग उत्पन्न हो रहा था। अधिराज रूह को कस के खींचता हुआ बोला, आई लव यू रूह, आई लव यू सो मच। रूह अधिराज के कंधे पर सर रखकर खुशी से शर्माती हुई बोली, लव यू अधिराज। और अधिराज उसे और ज़्यादा कस के अपनी बॉडी से लगा लिया। ऑफिस आ चुका था। ड्राइवर गाड़ी रोक दिया था। गाड़ी रुकने का एहसास होती ही अधिराज बोला, गाड़ी क्यों रोकी? रूह अधिराज से झेपते हुए उससे दूर होने के लिए डिसाइड होने लगी, लेकिन अधिराज उसे ऐसे ही कस के पकड़ा हुआ आगे की ओर बैठे ड्राइवर को बोला। ड्राइवर बिना मुड़े बोला, सर ऑफिस आ गया। ये सुनकर अधिराज गाड़ी का पार्टीशन ओपन कर दिया और ये देखकर रूह झट से अधिराज की गोद से उतरकर उससे साइड में बैठ गई। ये देखकर अधिराज के लब मुस्कुरा उठे। वो रूह के हाथ को अपने हाथ में लेके उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, चले अंदर मिसेस सिंघानिया। रूह शर्म और खुशी से लाल होती हुई अपना सर हिलाती और अधिराज रूह के हथेली को अपनी हथेली में पिरोए अपनी वीआईपी लिफ्ट से होता हुआ अपने फ्लोर पर आया। रूह, जिसे अब सब लोगों को देख संकोच घबराहट हो रही थी, इस तरह से अधिराज के साथ जाने से वो अधिराज के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने के लिए कोशिश करने लगी। अधिराज ये महसूस होते ही उसके हाथ को और ज़्यादा कस के पकड़कर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, मत करो ये। तुम्हारे हाथ को पकड़ने का हक सिर्फ मेरा है और सामने बैठे लोगों से तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनका बॉस हूँ और वो मेरे एम्प्लॉयज़। तो अब जब तुम मिसेस सिंघानिया बनने जा ही रही हो, तो इस हिसाब से तुम भी इनकी बॉस हुई, तो अपनी ये नज़रें हमेशा ऊंची रखा करो। हमने कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ प्यार किया है एक दूसरे से, तो इसमें शर्माने या घबराने जैसी कोई बात ही नहीं है, ठीक है? इतना बोलकर वो मुस्कुराया और अधिराज के मुंह से ये सब सुनकर रूह भी अपनी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान लिए अपने हाथ को आराम से छोड़ दी अधिराज के हाथ में और दोनों अंदर आए और सारे लोगों की हैरानी भरी नज़र उन दोनों पर ही थी। लेकिन अधिराज और रूह दोनों में से किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया और दोनों सीधे अधिराज की ऑफिस में चले गए। अधिराज और रूह दोनों एक दूसरे के साथ अब खुल के आने जाने लगे थे। रूह को भी धीरे धीरे ये सब नॉर्मल लगने लगा था। साथ ही ऑफिस में भी सबको अधिराज और रूह के करीबी रिश्ते के बारे में पता लग गया था, जिस वजह से सब लोग रूह को भी अधिराज जितना ही मान देने लगे थे। इसी बीच रूह अपने काम को पहले की तरह ही सीरियस होकर करती रही और सामने अधिराज रूह के प्यार में और ज़्यादा गिरता जा रहा था, क्योंकि रूह के साथ रहकर उसे एक अलग ही सुकून मिलता था। विशेष इस दिनों के बाद से गायब था। हालांकि अधिराज जानता था कि वो वापस जरूर आएगा, लेकिन फिलहाल वो आउट ऑफ सिटी था। दूसरी ओर एलिना भी मौके की राह में शांत बैठी थी। उसे सही वक्त और सही मौके का इंतज़ार था। उसने अधिराज से एक बात पर करके वापस उसकी कंपनी में पार्टनरशिप रखने की बात करी, लेकिन अधिराज ने उसे साफ शब्दों में मना कर दिया और एलिना मन मार कर वहाँ से निकल आई थी। उधर लंदन में रुद्र वहाँ के प्रोजेक्ट के सिलसिले में हद से ज़्यादा बिजी हो चुका था, जिस वजह से वो रूह के बारे में सोचना भूल ही गया था। थक हार कर रात को जब वो आता तब उसे रूह की याद आती, लेकिन ड्रिंक करके वो सो जाता और अगली सुबह फिर से काम पर लग जाता। इसी बीच वो अधिराज को रिपोर्ट करता रहता था
विशेष के साथ हुए वाकये के बाद अथिराज ने रूह के लिए स्पेशली गाड़ी रखवा दी थी, जिससे रूह ऑफिस आती जाती थी ताकि रास्ते में उसे कोई परेशानी ना हो। रूह बहुत मना करी, लेकिन अथिराज की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वहीं दिल ही दिल में वो खुश भी थी कि अथिराज उसकी कितनी केयर करता है। आज अथिराज अभी तक नहीं आया था ऑफिस। रूह कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से अथिराज कुछ अपनी सोच में डूबा हुआ था। इसका एहसास रूह को पहले ही हो चुका था। वो अथिराज को परेशान देखकर दुख भी परेशान हो उठी थी। वो उसे पूछना चाहती थी, लेकिन अथिराज हर बार बात बदल देता था, जिससे रूह समझ गई कि अथिराज उसे बताना नहीं चाहता था। आज फिर अथिराज ऑफिस नहीं आया था। रूह ने जैसे तैसे करके वक्त काटा। अथिराज के बिना उसे ज़रा से भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस ऑफिस में जैसे तैसे करके उसने आज का काम ख़त्म किया। आज शाम होने आई थी, लेकिन अथिराज आया नहीं, जिससे रूह को बहुत चिंता होने लगी अथिराज की। उसने कई बार कॉल भी किया था, लेकिन अथिराज का फ़ोन बंद आ रहा था। अब रुद्र भी नहीं था, वरना रूह उससे भी पूछ लेती। शाम होते होते रूह की सब्र का अब बांध टूट चुका था। धड़कते दिल के साथ उसने एक बार फिर फ़ोन हाथ में लिया और अथिराज को कॉल लगाई। अब की बार रिंग गई। ये देखकर रूह की आंखों में चमक के साथ इंतज़ार करने लगी। कुछ ही पलों में कॉल रिसीव हुई और उधर से आवाज़ आई, जिसे सुनकर रूह के दिल में अजीब सा डर छा गया और उसके मुंह से निकल गया, अथिराज। वहीं इन सब से दूर एलिना इस वक्त अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और उसके सामने दो लोग थे। एलिना उन्हें देखकर, बताओ कर सकोगे ये काम? दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ये देख एलिना अपना पासा फेंकी। इसके लिए तुम्हें उधर से तो सैलरी मिलेगी ही, साथ में मेरी ओर से दुगना पैसा, लेकिन काम सटीक 110% सही होना चाहिए। किसी को ज़रा से भी शक होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो भूल जाना कि तुम मुझे जानते थे, लेकिन अगर ये कर लिया तो तुम सोच भी नहीं सकते उतने पैसे तुम्हें मिल सकते हैं। तो बताओ क्या इरादा है? और इस काम के लिए 2 महीने लगेंगे ही। उतना वक्त तो हमें लेना ही होगा, वरना शक पड़ जाएगा तुम दोनों पर। यह सब सुनकर उन दोनों की आंखों में चमक भी थी और असमंजसता भी थी। दोनों कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि आखिर क्या डिसीजन ले। वो दोनों को अभी अभी चुप देख कर एलिना उन्हें घूर कर देखा और बोली, जल्दी बोलो, वरना बहुत लोग हैं मेरे पास जो ये काम करने की राह देख रहे हैं। ये सुनकर दोनों में से एक बोल पड़ा, नहीं, हम करेंगे एलिना। एलिना कुटिल मुस्कान से पेपर उनकी ओर सरकाती हुई, तो करो साइन इनमें। दोनों ने साइन कर दिया और एलिना ने कुछ समझाई और फिर दोनों को भेज दी सिंघानिया ग्रुप की बिल्डिंग की ओर। इधर रूह हैरानी से चिंता भरे स्वर में अथिराज बोल पड़ी, क्योंकि सामने से अथिराज की बेहद धीमी थकी हुई आवाज़ आई, जिसे सुनकर रूह को डर लगा। वो आगे बोली, अथिराज कहाँ थे तुम आज सुबह से? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जानते हो मुझे कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। मैं तुम्हें वो आगे बोलती इससे पहले अथिराज एक बार फिर बोला धीरे से, नीचे आओ, मैं खड़ा हूँ, मैं आ रही हूँ। बोलती हुई रूह तेज़ी से नीचे भागी। कुछ ही देर में वो ग्राउंड फ्लोर में थी। उसने सामने देखा तो अथिराज गाड़ी में था। वो दौड़ करके गई और दरवाज़ा खोलकर उसमें बैठी और अथिराज की ओर मुड़ी हुई उसे कस के गले लग गई। अथिराज ने भी अपने दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द लपेट के उसे अपनी बाहों में खेल लिया और अपना सिर रूह के कंधे पर टिका दिया। रूह उसकी पीठ को सहलाती हुई बोली, कहाँ चले गए थे? मुझे तुम्हारी
बहुत चिंता हो रही थी अधी। क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे बताते नहीं। मुझे पता है कुछ बात तो ज़रूर है जिसे लेकर तुम पिछले कई दिनों से परेशान हो। बताओ अधिराज। बोलती हुई वो अधिराज के सामने हो गई। अधिराज जिसके फेस पर विजिलता और थकान साफ साफ दिख रही थी, वो रूह को अपलक देखता रहा। रूह अधिराज के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोली, आज तुम्हें बताना होगा। क्या बात है? बताओ अधिराज। तुम्हें अकेले इस तरह परेशानी से जूझते हुए नहीं देख सकती। तुम्हें मेरी कसम है अधिराज। ये बोलकर वो अधिराज की आंखों में देखने लगी। अधिराज एक बार फिर उसके गले लग गया। रूह हैरानी से उसके पीठ पर हाथ सहलाती हुई प्यार से बोली, कोई परेशानी हो तो उसे अपनों से शेयर करके दिल हल्का कर लेना चाहिए। यूँ अकेला घुटते नहीं रहना चाहिए, या फिर तुम मुझे अपना कुछ मानते ही नहीं हो। रूह जानबूझकर अधिराज को ये बात बोली थी। अधिराज ये सुनकर रूह को अपने सामने करता हुआ शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, खबरदार रूह, आज बोला आगे से कभी ऐसा मत बोलना। तुम्हें मेरे लिए सब कुछ हो, मेरा सब कुछ तुम ही हो। मेरी फैमिली, मेरा परिवार, सब कुछ तुमसे है। आगे से ऐसा कभी मत बोलना। रूह कान पकड़ती हुई सॉरी बोली। अधिराज हल्का सा मुस्कुरा के उसके हाथ नीचे किया और फिर गाड़ी स्टार्ट करता हुआ बोला, मैं तुम्हें अपनी निजी प्रॉब्लम के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहता रूह। ये सुनकर रूह अधिराज के हाथ पर हाथ रखती हुई बोली, अभी तो बोली कि मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, फैमिली, परिवार, सब। तो फैमिली में अपना पर्सनल कुछ नहीं होता। फैमिली में सब शेयर करना पड़ता है फैमिली वाले के साथ। और तुम्हें अकेले इस तरह परेशान देखकर मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब तुम मेरी तकलीफ़ों में मेरा साथ देते हो तो मुझे भी देने दो तुम्हारी तकलीफ़ों में साथ। प्लीज़ अधिराज, खुद को इस तरह तकलीफ़ मत दो। और बताओ क्या बात है? रूह टकटकी लगा के अधिराज को देखने लगी। अधिराज लंबी सांस लिया और गाड़ी को शांत जगह रोककर बाहर आया। रूह भी उसके पीछे बाहर आ गई और अधिराज ने अपनी बात बतानी शुरू कर दी। बताते वक्त रूह अधिराज के हर एक भाव को अच्छे से देख रही थी। साथ ही अधिराज की बात सुनते सुनते उसकी आंखें भी नम हो चली थी। अधिराज कुछ वक्त बाद चुप हो गया और रूह को देखा। रूह की आंखों में नमी थी। ये देख अधिराज उसकी आंखें पोंछता हुआ बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें मैं परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए नहीं बताया। देखो, रो दी ना तुम मेरी बात सुनकर, इसीलिए मैं तुम्हें आज तक कुछ नहीं बताया। अधिराज आगे बोलने जा ही रहा था कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। रूह झटके से उसके गले लग गई और अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन के इर्द गिर्द लपेट के बोली, नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही। मुझे रोना इसीलिए आया क्योंकि आज जाना मैंने कि ऊपर से सख्त दिखने वाले अधिराज सिंघानिया अंदर से कितने नरम हैं। तुमने इतना कुछ सहा उनकी वजह से, फिर भी आज उनके लिए ही परेशान हो। ये बात ये दिखाती है कि अंदर से कहीं ना कहीं तुम्हारे छोटू सा प्यारा सा दिल उन्हें अपना मानता है। तभी तो तुम्हें उन्हें दर्द में देखकर तकलीफ हो रही है। ये सुनकर अधिराज रूह से अलग होता हुआ गुस्से से, नहीं, मुझे नहीं है उनकी परवाह। मैं बस इसीलिए परेशान हूँ क्योंकि मैंने वादा किया हुआ था अपनी माँ से, उनकी इच्छा का मान रखूँगा, वरना वो लोग मेरे। अधिराज, क्यों खुद को झूठा साबित कर रहे हो? हाँ, तुम्हें उनकी परवाह है, तभी तुम इतने चिंतित हो इस बात को लेकर। अधिराज ये सुन कर के पीठ फेर के खड़ा हो गया। रूह ये देखकर मुस्कुरा के उसकी पीठ से अपना सिर टिका के अपने हाथों को अधिराज के पेट की आगे की ओर लपेट कर प्यार से बोली, अधिराज, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ?
और अधिराज ये सुनते ही रूह के हाथ को नीचा करके रूह की ओर पलटा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।